तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए पर्यावरण टॉप 150 एमसीक्यू। सर, पर्यावरण की वीडियो ऐसे अचानक से लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो मेरे भाई, अभी एग्जाम चल रहा है मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी का। इसमें 20 नंबर की साइंस आती है भैया। 20 में से 10 नंबर की आपको पर्यावरण देखने को मिल रही है। 4 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हुआ है। अभी तक पर्यावरण सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है ना? तो इसलिए अब जो आपकी आगामी भर्ती अस्पताल सहायक भर्ती, इसमें भी आपको पर्यावरण के प्रश्न सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके तो सिलेबस में ही दिया गया है हमारा पर्यावरण, ठीक है ना? तो ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिनका आगे एग्जाम है इसका क्या कहते हैं, वन रक्षक का, जेल प्रहरी का, डिप्टी जेलर का, उन लोगों के लिए भी ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अभी तक जितने भी एमपीएसबी एपटेक ने प्रश्न पूछे हैं पर्यावरण के, उन सबको आज हमने इस 150 एमसीक्यू में कवर कर लिया है। और कल और परसों जो प्रश्न पूछे गए थे जेल पैरी में, जैसे पेरिस समझौता 2015 वाला पूछा गया था, उन सारे प्रश्नों को भी हमने इसमें समाहित कर लिया है, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। जो एग्जाम एनालिसिस हम कराते हैं वो भी आपके पास में पहुंच सके, वन रक्षक और जेल प्रहरी एग्जाम का। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा आज का पहला प्रश्न, देखिए। तो ओजोन परत से भैया हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है। आइए देख लेते हैं। इसको पहले भी आपको बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। बहुत सिंपल प्रश्न है, लेकिन ये 2-3 बार अभी पूछा गया है जो है जेल पैरी के एग्जाम में, है ना, घुमा घुमा करके। तो आज पूरे इसका हम पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको बता देते हैं। तो ये तो सबको पता है कि समताप मंडल में ये जो है ओजोन परत पाई जाती है। अब इसको आपको समझा देते हैं। समताप मंडल में ये ओजोन परत है। ओजोन परत के ऊपर यहाँ पर सूर्य है, ठीक है? अब सूर्य से जो रोशनी आती है तो उसमें परावैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं। ओजोन परत क्या करती है, इन अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है। तो जब सोख लेती है तो एकदम ताजा फिल्ट्रेशन का काम करती है। जो ताजा ताजा प्रकाश होता है वो हमारे पास में आ पाता है। ओजोन परत जो है परावैंगनी किरणों को वहां पर रोक लेती है। अब क्या है, अब हम सीएफसी यूज कर रहे हैं। सीएफसी का मतलब जो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह यूज कर रहे हैं, यहाँ से सीएफसी गैस निकल रही है। ये सीएफसी गैस क्या कर रही है, इस ओजोन परत में छेद कर दे रही है। छेद करने से क्या होगा, जो फिल्टर वाला हमारे पास प्रकाश आ रहा था, अब वो अल्ट्रावायलेट किरणों के साथ में आएगा। उससे क्या होगा, अल्ट्रावायलेट किरणों के साथ में अगर प्रकाश हमारे शरीर पर पहुंचा तो स्किन कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो सकती है, ठीक है ना? तो अभी तक ये सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से अब ओजोन परत में छेद हो रहा है और ये समस्याएं बढ़ रही हैं। तो अभी विश्व ने भी इसके लिए बहुत ज्यादा आवाज उठाई गई है। विश्व में हर जगह आवाज उठाई जा रही है, इसलिए ये आपके एग्जाम में पर्यावरण को सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है मेरे भाई? चलिए डिटेल सॉल्यूशन आप यहां पर देख सकते हैं। ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल के समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, ठीक है भाई? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपके सामने। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? ऊर्जा पिरामिड से भी डेली प्रश्न आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होगा वो हमेशा कैसा होगा? सीधा होगा, हमेशा सीधा होगा। ये बात ध्यान रखना है। 2 शिफ्ट में एज इट इज ऐसा का ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो सर, कहाँ का पिरामिड उल्टा होता है, ये भी पूछा गया है। तो समुद्र के अंदर जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है, और समुद्र आपके ऑप्शन में भी दिया गया था, ठीक है ना? तो आज सारे टॉपिक को कवर करेंगे जो आपका ईएसबी एपटेक अभी एग्जाम में पूछ रही है। देखिए, तो ये नियम किसने दिया था? तो रेमंड लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाती है तो वह घटती जाती है। केवल 10% ऊर्जा ही आगे बढ़ पाती है। इसलिए ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है, यह हमेशा सीधा होता है। जैसे जैसे मान लीजिए कि ये घास थी, ठीक है ना? घास को खाया बकरी ने, तो ये घास की जो 100% ऊर्जा थी ना, बकरी में केवल केवल 10% ऊर्जा ही जाती है, ठीक है? अब बकरी को खा लिया शेर ने, तो बकरी में जितनी ऊर्जा थी ना, उसका 10% ऊर्जा ही शेर के पास में जाती है। इस तरह से ये क्रम चलता रहता है, और ये जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा ही रहता है, ठीक है मेरे भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप जानते हैं आपका एग्जाम चल रहा है मध्य प्रदेश वन रक्षक का, जिसके लिए हमने कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं, और इन नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न में एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। कल हमने आपको पूरा स्क्रीनशॉट लगाकर दिखा दिया था, अपने नोट्स बगल में लगाकर दिखा दिए थे, और एग्जाम के प्रश्न जो बाकी लोगों ने भेजे थे व्हाट्सएप पर उनको साइड में लगाकर दिखा दिया था, ठीक है ना? इंग्लिश के प्रश्न हो गए, साइंस के हो गए, और ये आपका पीएच मान हो गया, पर्यावरण के प्रश्न हो गए, वो सारे सारे हमारे जो है टॉप 500 और टॉप 100 वाली पीडीएफ से देखने को मिल रहे हैं। तो आपका अगर अभी एग्जाम है, मान लीजिए 2 से 3 दिन का भी समय है, तो अभी भी आप मध्य प्रदेश वन रक्षक डिप्टी जेलर का कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या मिलेगा इसमें वो देख लो। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, विज्ञान, गणित, इंग्लिश, इन सब के कंप्लीट थ्योरी नोट्स रहेंगे, प्रैक्टिस सेट रहेगा, मॉक टेस्ट की पीडीएफ रहेगी। 500 से 1000 हम जो है करंट अफेयर करा चुके हैं, 1 साल का और लास्ट 6 मंथ का, दोनों करा चुके हैं। तो ये दोनों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा टॉप 100 सीरीज के अंतर्गत लगभग 3000 के आसपास हम एमसीक्यू करवा चुके हैं, सभी सब्जेक्ट को मिला करके, तो 3000 एमसीक्यू मिल जाएंगे। इसके अलावा
5-500 की महामैराथन हमने करा रखी, 5-500 प्रश्नों की, एमपी जीके की, हिंदी की और आपकी साइंस की, ठीक है, और आपकी इंग्लिश की 200 प्रश्नों की जो है महामैराथन करा रखी है। ये सब कुछ आपको इसी 189 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा और ये जो 150 प्रश्नों की पीडीएफ है ये भी आपको इसी ग्रुप में मिलने वाली है। कैसे प्राप्त करेंगे? बहुत छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत इसी नंबर से कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पर आगे के सारे नोट्स, सारी पीडीएफ, एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ, सब कुछ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी मेरे भाई, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक की बड़ी वैकेंसी आपके सामने आ रही है। एग्जाम 24 जून से, समय कम बचा हुआ है। अगर आपने तैयारी नहीं की है तो मौका है, अभी आपके पास में अस्पताल सहायक की तैयारी कर सकते हैं। मात्र 149 रुपए में आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। सभी पांचों सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन थ्योरी नोट्स रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा 5 प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं, आगे और भी प्रैक्टिस सेट होंगे। ये पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। एग्जाम तक 15 से 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे अस्पताल सहायक के, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी हमने टॉप 100 सीरीज चालू कर रखी है। टॉप 100 सीरीज के अंतर्गत लगभग 700 साढ़े 700 के आसपास प्रश्न करवा चुके हैं, ठीक है ना। जैसे साइंस के हमने 4 के प्रश्न करवा दिए हैं, इंग्लिश के करवा दिए हैं, कल हमने हिंदी का करा दिया था, हिंदी पद्य खंड पूरा करा डाला है टॉप 100 में, है ना। तो ये सब कुछ आपको मात्र 149 रुपए में मिल रहा है। वही प्रक्रिया है, इस पर 149 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट यहाँ पर भेज करके तुरंत की तुरंत पीडीएफ फॉर्म में कंप्लीट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप पर ही। कोई भी ऐप वगैरह इंस्टॉल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। सारी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू दिखाई देंगे। ये हमने कल आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया था, जिन लोगों ने कल का एग्जाम एनालिसिस देखा होगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। ये देख लीजिए, जैव विविधता से ही प्रश्न आ रहा है। तो जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वॉल्टर सी रोसेन महोदय के द्वारा इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग 1985 में वॉल्टर जी रोसेन द्वारा किया गया था। हालांकि इस अवधारणा को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो प्रसिद्ध कीट विज्ञानी हैं ई.ओ. विल्सन, इनको जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछें कि भाई शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आप वॉल्टर सी रोसेन ही लगाएंगे, वॉल्टर जी रोसेन ही आप सही आंसर लगाएंगे। 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए इनमें से कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन जो 78% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। बाकी की जो गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज्यादा प्रभावशील गैस यही है। कल पूछा गया था कि ग्रीन हाउस प्रभाव पर सबसे ज्यादा प्रभाव कौन सी गैस डालती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड डालती है। सेकंड शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस भी कहते हैं, लाफिंग गैस भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। ये सारी की सारी जो गैसें हैं वो ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। इसके बारे में कल हमने एग्जाम एनालिसिस में बहुत डिटेल में आपको समझाया था किस तरह से ये प्रभाव कार्य करता है, ठीक है। ये प्रभाव पृथ्वी को गर्म रखने का कार्य करता है। अगर ये प्रभाव नहीं होता तो हमारी पृथ्वी बर्फ का गोला बन जाती, ठीक है। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से ये प्रभाव उल्टा काम कर रहा है, यानी कि पृथ्वी को बहुत ज्यादा गर्म कर रहा है। तो आगे चल करके पृथ्वी आग का गोला भी बन सकती है, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बहुत ज्यादा अगर निकाली जाएंगी या फिर जो हमारे पेड़ हैं, अगर इन पेड़ों को बहुत ज्यादा काटा जाएगा तो फिर ये हमारे लिए समस्या का कारण बन सकता है। इसी पर जो है विश्व सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है, पेड़ों की रक्षा को लेकर के, पर्यावरण को लेकर। अगर पर्यावरण स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर अपना नाइट्रोजन हो जाएगा। यहां पर डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखिए, तो नाइट्रोजन N2 वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है, ठीक है। लेकिन यह ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न नहीं करती है। प्रमुख ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसें कौन सी हैं? CO2 हो गया, CH4 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। ये ऐसी गैसें हैं जो यहां पर ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती हैं। अगला है, एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? बताइए। प्राथमिक उपभोक्ता, फूड चेन से भी बहुत प्रश्न आ रहे हैं ना। तो खाद्य श्रृंखला के बारे में पूछा जा रहा है भाई, एक जो खाद्य श्रृंखला होती है इसमें प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो सही आंसर शाकाहारी हो जाएगा। यही प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जैसे कि जो घास को खाते हैं, ठीक है ना। तो घास को कौन कौन खाता है? घास को जैसे कि आपका जो है बकरी वकरी खाती है ना, तो बकरी वकरी जो भी इन घास को खाती है तो पहला जो ग्रहण कर रही है वही प्राथमिक उपभोक्ता हो जाता है। तो जो शाकाहारी लोग होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, तो खाद्य श्रृंखला फूड चेन में हरे पौधे उत्पादक होते हैं, ठीक है। तो हरे पौधे उत्पादक होंगे और इनको जो खाएगा वो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। जो जीव अपना भोजन सीधे पौधों से प्राप्त करते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। अतः प्रकृति में सभी शाकाहारी जीव प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अपन भी कहलाएंगे अगर अपन शाकाहारी, ठीक है। लेकिन मनुष्य सर्वाहारी है, इसलिए इसको हम प्राथमिक उपभोक्ता में बहुत कम रखते हैं। हाँ, बकरी हो गई, गाय भैंस हो गई, इनको प्राथमिक उपभोक्ता में रखा जाता है। चलिए अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, 150 प्रश्न करने अपन को, ठीक है। फिर एग्जाम एनालिसिस भी करवाना है। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये महत्वपूर्ण है, सही आंसर बी हो जाएगा। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। कब किया गया था ये देख लीजिए, डेट पूछ सकते हैं।
तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 एक बहुत ही सफल अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका मुख्य उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों यानी कि जो आपका ओडीएस पदार्थ है जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, इनके उत्पादन पर और इनके उपयोग पर रोक लगाना है। और रोक तो आप लगा ही नहीं रहे हो क्योंकि एसी वेसी तो सभी चलाते हैं ना, रेफ्रिजरेटर भी चला रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इसमें ऐसा किया जाए कि ये जो है सीएफसी ना निकले, तो आप अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर चेंजमेंट देखने को मिला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। नंबर 7 देखिए, कई खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से बनने वाली जटिल संरचना को क्या कहा जाता है? एज इट इज यही प्रश्न पूछा गया था अभी पहली शिफ्ट में, 4 तारीख की पहली शिफ्ट में सेम टू सेम यही प्रश्न पूछा गया था। तो कई खाद्य श्रृंखलाएं जब आपस में जुड़ जाएंगी तो हम उसको फूड वेब कहते हैं, यानी कि खाद्य जाल कहते हैं, ठीक है। और कल की सेकंड शिफ्ट में इसमें अंतर पूछा गया था, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में क्या अंतर है। देखिए, तो प्रकृति में कोई भी खाद्य श्रृंखला एकाकी रूप से काम नहीं कर सकती है। एक जीव कई अन्य जीवों का भोजन बन सकता है, जिससे कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में उलझ करके एक जाल बना लेती हैं, और इसी जटिल नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? फूड वेब या फिर खाद्य जाल कहते हैं। 8 नंबर देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये रेमंड जो लिंडमैन महोदय हैं, इनके द्वारा 10% नियम दिया गया था। और ये 10% नियम क्या होता है ये भी हमने आपको बता दिया एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1942 में इन्होंने यह नियम दिया था। 9 नंबर देखिए, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण है भैया, आगे पूछा जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है 2005 में लागू हुआ था। क्या है ये, आइए देखते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में अपनाया गया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से यह 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। तो जापान में तो चालू कर दिया था 1997 में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो 2005 में चालू हुआ। तो 2005 ही अपन आंसर मानेंगे। 10 नंबर देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात की गई है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अपन सीधे आंसर की ओर चलेंगे। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नॉर्मन मायर्स महोदय के द्वारा जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट की शुरुआत की गई थी। क्या होता है ये, आइए देख लेते हैं। तो ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स ने 1988 में हॉटस्पॉट की अवधारणा दी थी। हॉटस्पॉट पृथ्वी के वे क्षेत्र हैं जहां अत्यधिक मात्रा में स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण उनके अस्तित्व पर भारी खतरा मंडरा रहा है। तो ये हॉटस्पॉट कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपका असम हो गया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है ना, तो काजीरंगा में क्या है, एक सींग वाला गेंडा बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये हॉटस्पॉट बन जाएगा एक सींग वाले गेंडा के लिए, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण कि भैया जो उसका सींग होता है वो बहुत ही ज्यादा जादू टोना में काम आता है, ऐसा वैसा होता है, तो वो एक सींग वाले गेंडे को बहुत ज्यादा शिकार वहां पर किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हॉटस्पॉट बना देंगे, हॉटस्पॉट बनाने से उसकी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। और विश्व भी इस पर जो है जोर देता है कि भाई हॉटस्पॉट जो भी जहां पर भी हॉटस्पॉट है उसकी सुरक्षा ज्यादा से ज्यादा करनी है। तो उनसे क्या होता है कि उन जीवों का संरक्षण हो जाता है, इसलिए उसको हॉटस्पॉट बनाया जाता है। 11 नंबर देखिए, रामसर सम्मेलन, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, मुख्य रूप से किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है रामसर सम्मेलन। अब ये आर्द्र भूमि क्या होती है, आइए देख लेते हैं। तो रामसर सम्मेलन जो 1971 में ईरान के रामसर शहर में इस हस्ताक्षरित एवं अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसका एकमात्र उद्देश्य विश्व भर की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों, वेटलैंड जो नम भूमियां होती हैं, इसका संरक्षण और उनके संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से है। जैसे अपना सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और विश्व की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि भी यही हो जाएगी। आर्द्र भूमि का मतलब होता है जो मतलब दलदली भूमि होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ से मीथेन गैस निकलती है दलदली भूमियों से, ठीक है। तो इसको हम आर्द्र भूमि कहते हैं। और 2 फरवरी को जो है रामसर सम्मेलन हुआ था, तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 2 भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच के संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो जो अलग अलग पारिस्थितिकी क्षेत्र है, इनके बीच का जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको इकोटोन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इकोटोन। और ये एज इट इज प्रश्न ऐसे का ऐसा यूपी लेखपाल अभी एग्जाम हुआ है अभी पिछले महीने, उसमें पूछा गया था इकोटोन क्या होता है, ठीक है। तो इकोटोन वह सीमा या संरक्षण संक्रमण क्षेत्र है जहां 2 या 2 से अधिक अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र, 1 मिनट कैमरा ही खुल गया, एक मिनट रुकना। देखिए, तो इसमें क्या होता है कि जैसे जंगल और घास का जो मैदान है या नदी और समुद्र है, ये जहां पर आपस में मिलते हैं, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं, ठीक है। अब इकोटोन का अर्थ ये हो गया कि 2 या 2 से अधिक, जैसे कि मान लीजिए ये कोई नदी है, ये कोई नदी है, ठीक है ना, और यहाँ पर मान लीजिए मैदान है, तो ये जो ये बीच का क्षेत्र हो जाएगा ना, इसको हम इकोटोन कहेंगे, ठीक है ना। जैसे ये नदी है, यहाँ से ये समुद्र में मिल रही है, ठीक है, इधर समुद्र है, तो ये जो बीच का क्षेत्र हो जाएगा इसको हम इकोटोन कहते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या होता है, इस क्षेत्र में अक्सर जीवों की विविधता दोनों तंत्रों से अधिक होती है, यानी कि जहां पर मान लीजिए अगर जो जीव यहाँ रह रहे होंगे कहां पर, नदी में, और उससे ज्यादा जीव आपको यहाँ पर मिलेंगे इकोटोन वाले क्षेत्र में, क्योंकि ये समुद्र वाले जीव भी यहाँ पर आकर के मिल जाते हैं, ठीक है भाई।
चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर ये रहा आपके सामने, देखिए 13 नंबर है कि पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरियो में जो है पहला पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं और वीडियो को थोड़ा-सा तेज करते हैं, स्पीड तेज करते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? देखिए, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूएनसीईडी को ही रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कहा जाता है। इसका आयोजन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। यहीं से विश्व प्रसिद्ध एजेंडा 21 को अपनाया गया था। तो ये 2-3 फैक्ट आपको एक्स्ट्रा मिल गए हैं। एजेंडा 21 को कहाँ पर अपनाया गया था? तो रियो सम्मेलन से एजेंडा 21 को अपनाया गया था। कहाँ पर हुआ था? ब्राजील में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ठीक है? चलिए आगे बढ़े। 14 नंबर देखिए, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से हानिकारक और गैर बायोडिग्रेडेबल रसायनों के क्रमिक संचय को क्या कहा जाता है? तो इसको हम जैव आवर्धन कहते हैं। जो हानिकारक होते हैं, जो गैर बायोडिग्रेडेबल, देखो बायोडिग्रेडेबल का अर्थ क्या होता है? ऐसी चीजें जो वायुमंडल में अपने आप समाप्त हो जाती हैं, जैसे मिट्टी के घड़े हो गए, ठीक है, और जैसे कि वो पत्तल जो होती है, नहीं पत्तल, वो बारीक वाली जो आती है कागज की बनी हुई, वो अपने आप खत्म हो जाती है। तो ऐसी चीजें जो अगर आपने फेंक दिया है, वो धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाए, उनको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो गैर बायोडिग्रेडेबल होती हैं, मतलब अपने आप नहीं समाप्त होती, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो आपके उपकरण होते हैं, लोहे के उपकरण हो गए, प्लास्टिक के उपकरण हो गए, तो ये गैर बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। अब इनको क्या कर रहे हैं? क्रमिक संचय कर रहे हैं, यानी कि अलग अलग संचय करके फिर इनको अलग तरीके से रिसाइकिल कर लेंगे। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? जैव आवर्धन कहते हैं। देखिए, जब डीडीटी या पारे जैसे जहरीले रसायन खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, तो हर उच्च पोषण स्तर पर उनकी सांद्रता बढ़ती जाती है। जैसे छोटी मछली से बड़ी मछली और फिर उसके खाने वाले पक्षी में, इस वृद्धि को हम क्या कहते हैं? जैव आवर्धन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर, नदी या झरने जैसे बहते जल वाले पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को हम क्या कहते हैं? लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन है, आप देख लेना। 16 नंबर, पृथ्वी पर सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती है? कौन सा ऐसा प्राथमिक जो है पारिस्थितिकी तंत्र है जहां पर प्राथमिक उत्पादकता सबसे ज्यादा पाई जाएगी? ये 4 ऑप्शन है, मरुस्थल, खुले महासागर, उष्णकटिबंधीय वर्षावन या फिर टुंड्रा। सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा घास होती है। भाई जहां पर ज्यादा बारिश होगी वहीं पर तो सबसे ज्यादा घास होगी। तो उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। जैसे सवाना के वन हो गए, आपको चारों तरफ पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे, बड़े बड़े पेड़ नजर आएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं? उत्पादक। उत्पादक क्या होते हैं भाई? हरे पौधे वो उत्पादक होते हैं। तो जहां पर सबसे ज्यादा हरे पौधे पाए जाएंगे वहीं पर हम उसको उत्पादक क्षेत्र मानेंगे। तो सबसे ज्यादा हरे पौधे कहां पर पाए जाएंगे? जहां सबसे ज्यादा वर्षा होगी। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना। रेन फॉरेस्ट कहाँ पर है? ये यहीं पर पाए जाते हैं। चलिए 17 नंबर देखिए, वह प्रजाति जिसका उसके पर्यावरण पर उसके संख्यात्मक अनुपात की तुलना में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो ऐसी प्रजाति को हम कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। ठीक है, मतलब जितना उसकी संख्या है उससे ज्यादा उसका प्रभाव पड़ रहा है। मान लीजिए उसकी संख्या 50 है, लेकिन वो काम ऐसा कर रहे हैं कि इसका प्रभाव लगभग 100 या 150 के बराबर पड़ रहा है। तो ऐसी प्रजातियों को हम क्या कहते हैं? कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। देखिए, तो कीस्टोन प्रजाति किसी पारिस्थितिकी तंत्र की धुरी होती है। इनकी संख्या भले ही कम हो, लेकिन पूरे तंत्र का संतुलन इन्हीं पर टिका होता है। यदि इन्हें हटा दिया जाए तो पूरा इकोसिस्टम बिखर सकता है। उदाहरण के लिए जंगल में बाघ या समुद्र में शार्क। ठीक है, अगर जंगल से बाघ को तुमने हटा दिया तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, समुद्र से शार्क को हटा दिया तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि शार्क एक बार में कई सारी मछलियों को खा लेती है, ठीक है ना। और अगर ये शार्क को हटा दिया तो ये मछलियां फिर और मछली पैदा करेंगी, फिर और मछली पैदा करेंगी, तो पूरे विश्व में मछली ही मछली हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य होते हैं और इन प्रजातियों को हम कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? अति महत्वपूर्ण है, ये आगे पूछा जाएगा। तो इसको हम कहते हैं डॉप्सन। डॉप्सन में हम जो है ओजोन की मोटाई को मापते हैं और डीयू में इसको मापा जाता है। डीयू इसका क्या होता है? साइन होता है। ठीक है, 100 डीयू का अर्थ 1 मिलीमीटर मोटी परत होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड और मानक दबाव, मतलब जो इसका दबाव होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न भी आगे बन सकता है। आगे बढ़ते हैं भैया 19 नंबर, पेरिस समझौता 2015। ये कल पूछा गया था, ठीक है, कल सेकंड सेट में पूछा गया, एकदम ताजा प्रश्न है। तो पेरिस समझौता 2015 का मुख्य लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है नीचे रखना है? तो अभी कल ही हमने आपको बताया था 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना इसका अनिवार्य है। कल आपको सॉल्यूशन में पूरा बताया था कि इसको आप 1.5 से 2 के बीच में रख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर समझिए, पेरिस जलवायु समझौते का मुख्य कानूनी लक्ष्य इस सदी में वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर जो है ना, पहले जो औद्योगिक स्तर था वो कितना था? 2 डिग्री सेंटीग्रेड था, और अब लक्ष्य कितना रखा गया है? तो लक्ष्य रखा गया इसे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड सीमित करने का प्रयास रखा गया है। ठीक है,
तो आपसे यहाँ पूछ क्या रहे हैं, पहले वो देख लो। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि पहले वाला जो था ना, पहले वाला जो था पूर्व औद्योगिक स्तर से कितने डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना है। तो पहले वाला औद्योगिक स्तर पूछ रहे हैं, तो पहले वाला औद्योगिक स्तर कितना था, 2% था, इसलिए इसका आंसर 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। वर्तमान में कितना रखने का प्रयास कर रहे हैं, तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रखने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों में अंतर है, अच्छे से देख लेना। 20 नंबर, एक पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा बनता है, बताइए। पेड़ पर जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका पिरामिड कैसा बनेगा, तो इस पर जो है उल्टा बनेगा। क्यों, ये देखिए, एक बड़े पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक पेड़ की संख्या केवल एक होती है। उस पेड़ पर निर्भर शाकाहारी कीड़ों या पक्षियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और उन पर निर्भर परजीवियों की संख्या उससे भी ज्यादा होती है। इस प्रकार आधार संकरा और शीर्ष चौड़ा होता चला जाता है। ठीक है, इसका जो ऐसे होता है, देखो ऐसे समझा देते हैं आपको। जैसे ये कोई एक पेड़ है, ठीक है, अब ये एक ही पेड़ है, अब इस पर कौन रह रहे हैं, इस पर रह रहे हैं कीड़े मकोड़े। ठीक है, तो यहां से ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कीड़े मकोड़े रहेंगे। ठीक है, अब कीड़े मकोड़े पर कौन निर्भर है, तो कीड़े मकोड़े पर जो वहां के पशु पक्षी हैं तो पशु पक्षी और बड़े हो जाएंगे। अब ये सारे के सारे कीड़े मकोड़े पर निर्भर हैं। ठीक है ना, फिर उन पर कौन निर्भर है, परजीवी निर्भर है, तो और बड़े हो जाएंगे। यानी नीचे तो छोटा रहता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चलते जाते हैं संख्या बढ़ती चली जाती है, इसलिए इसका पिरामिड कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रूप में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ये भी आगे पूछा जाएगा, 101% ये प्रश्न बनेगा और ये सारे प्रश्न अस्पताल सहायक वालों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, तो पौधे वायुमंडल की नाइट्रोजन N2 गैस को सीधे ग्रहण नहीं करते हैं। राइबोजियम या नील हरित शैवाल जैसे सूक्ष्म जीव इस गैस को अमोनिया या नाइट्रोजन जैसे यौगिकों में बदल देते हैं, जिसे पौधे जड़ों से सोख लेते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ध्यान रखना, जैसे ये कोई पौधा है, ठीक है, अब ये नाइट्रोजन तो भाई वायु में है ना 78%, इसको सीधे तो थोड़ी ग्रहण करता है भाई, वायु से तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, नाइट्रोजन नहीं लेता है। तो फिर क्या होता है, तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना वो इस नाइट्रोजन को मिट्टी में घोल देते हैं और यहाँ पर इसकी जड़ें फैली रहती हैं। तो पौधा क्या करता है, इस मिट्टी से नाइट्रोजन को सोख लेता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। चलिए अगला देखिए, वे प्रजातियां जो केवल किसी एक विशिष्ट और भौगोलिक क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, तो ऐसी प्रजातियों को स्थानिक प्रजाति कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक भौगोलिक क्षेत्र में वही पाए जाएंगे। जैसे कि अंडमान निकोबार का सेंटलीज द्वीप है ना, तो वहां पर सेंटलीज ही पाए जाते हैं, कोई और नहीं रहता, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये यहाँ की स्थानिक प्रजाति हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर देख सकते हैं स्थानिक प्रजातियां दुनिया में केवल विशेष क्षेत्र जैसे किसी द्वीप, देश या पर्वत श्रृंखला तक ही सीमित होती हैं, कहीं और प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। जैसे सेंटलीज हो गए तो वो वहीं पर पाए जाएंगे, कहीं और नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, न्यूजीलैंड का कीवी पक्षी, ये एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, ये तुम्हें और कहीं नहीं मिलेंगे भाई। कीवी पक्षी न्यूजीलैंड में ही मिलेगा, तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो ये इसके लिए स्थानिक प्रजाति बन जाती है। चलिए 23 देखिए, फोटोकेमिकल स्मॉग प्रकाश रासायनिक धुंध मुख्य रूप से किनके बीच सूर्य के प्रकाश में प्रतिक्रिया के कारण बनता है। कौन कौन प्रतिक्रिया करता है जिसकी वजह से फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। सही आंसर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपस में क्रिया करते हैं तो फोटोकेमिकल स्मॉग का निर्माण करते हैं। चलिए ये डिटेल है, पढ़ लेना। 24 नंबर पर चलते हैं। सतत विकास शब्द की स्पष्ट परिभाषा पहली बार किस अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में दी गई थी। सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका अर्थ पहली बार कौन से जो है आपका सम्मेलन हुआ था जिसमें इसके बारे में बताया गया था। तो ये था आपका ब्रटलैंड रिपोर्ट, जिसमें इसके बारे में बताया गया था। कब आई थी वो देख लो, वर्ष 1987 में विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग WCED द्वारा जारी आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, रिपोर्ट में पहली बार सतत विकास को परिभाषित किया गया था। इस आयोग की अध्यक्षता ग्रो हॉर्मन ब्रटलैंड के द्वारा की गई थी, इसलिए इसे ब्रटलैंड रिपोर्ट कहा जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब इतना डिटेल सॉल्यूशन हम नहीं बताया करेंगे, ये आप क्या करना, वीडियो को पॉज कर लेना और आराम से पढ़ लेना, है ना। 150 प्रश्न है, बहुत टाइम लग जाएगा मेरे भाई। चलिए 25 देखते हैं। अब आंसर आपको बताएंगे, बाकी आप पढ़ लेना। बाकी जो लोग नोट्स लेंगे उनको इसका PDF मिल जाएगा, तो PDF में आराम से रिवाइज कर लेंगे। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे झील या तालाब में जैव भार का पिरामिड कैसा होता है, तो इसमें उल्टा होता है। और ये आपका पूछा गया था 5 तारीख को, ठीक है, कि जो जलीय झील होता है या तालाब होता है, इसमें पिरामिड कैसा होता है। इसमें पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। क्यों उल्टा बनता है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। पेड़ वाला सिस्टम इसमें भी चलता है, ठीक है ना। जैसे पेड़ का पिरामिड उल्टा बनता है, समझाया था भी आपको, वैसे इसका पिरामिड उल्टा बनता है। 26 वायु प्रदूषण विशेषकर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का सबसे अच्छा प्राकृतिक संकेतक कौन सा है। तो ये लाइकेन जो होते हैं वो वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे प्राकृतिक संकेतक होते हैं, ठीक है। ये क्या, अगर कहीं पर लाइकेन पाए जा रहे हैं तो समझ लो वहाँ का जो वायु प्रदूषण है वो कम है, और अगर लाइकेन नहीं पाया जा रहा है तो समझ लो वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में तुम्हें कहीं लाइकेन देखने को नहीं मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए 27 देखिए, जापान में फैला मिनी माता रोग किस भारी धातु के प्रदूषण के कारण हुआ था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।
तो ये हुआ था पारे की वजह से, ठीक है। पारे की वजह से ये प्रदूषण पारा का सबसे ज़्यादा हुआ कहाँ पर, जापान में, और वहाँ पर मिनीमाता रोग हो गया। तो पूछ सकते हैं मिनीमाता रोग किसकी वजह से होता है, तो पारे की वजह से होता है। देखिए 1956 में ये हुआ था जापान में। इटाई इटाई ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाएगा। तो इटाई इटाई रोग किस धातु के जल प्रदूषण से संबंधित है, तो जब जल में कैडमियम धातु मिल जाती है तो इटाई इटाई रोग हो जाता है, और इसमें क्या है, हड्डियों को समस्या हो जाती है ना, हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती हैं। 29, पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता से शिशुओं में कौन सी बीमारी हो सकती है, तो पीने के पानी में अगर नाइट्रेट बढ़ जाता है तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए कौन सा हो जाएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है अगर पीने के पानी में नाइट्रेट बढ़ जाएगा। ये सॉल्यूशन है, ये आप देख लेना। चलिए 30 नंबर देखिए, 1984 की प्रसिद्ध भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मिक गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसके रिसाव के कारण हुई थी 2 से 3 दिसंबर 1984। जब आपको एमपीसी के पढ़ा रहे थे तो बहुत डिटेल में बताया था। भाई अर्जुन सिंह उस टाइम पर जो है सीएम थे, है ना, और 2 से 3 दिसंबर 1984 के बीच में रात में ये हुई थी। कार्बाइड फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड थी, जो क्या करती थी, कीटनाशक कारखाने था, है ना। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है, यहाँ पर कीटनाशक कारखाना था जिसमें एमआईसी गैस का जो है रिसाव हो गया था, और बहुत भयंकर त्रासदी जो है भोपाल में आई थी 2 से 3 दिसंबर 1984 के बीच में। चलिए 31 नंबर देखिए, अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो अम्लीय वर्षा के लिए SO2 और NO2 ये दोनों गैसें जिम्मेदार हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ताजमहल को नुकसान इसी अम्लीय वर्षा की वजह से हो रहा है, इसलिए ताजमहल के आसपास जितने भी आपके कारखाने वगैरह हैं उनको बंद कराया जा रहा है, उनको अलग स्थान पर व्यवस्थित किया जा रहा है। पारिस्थितिकी निकेत, इकोलॉजिकल नाइस की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी, बताइए। तो पारिस्थितिकी निकेत की अवधारणा किसने दी थी, 4 ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर हो जाएगा जोसेफ ग्रीनेल महोदय के द्वारा दी गई थी पारिस्थितिकी निकेत की पहली बार अवधारणा। यहां पर देख सकते हैं, इसको समझा देते हैं। पारिस्थितिकी निकेत जो है की अवधारणा सबसे पहले 1971 में जोसेफ ग्रीनेल के द्वारा दी गई थी। निकेत का अर्थ होता है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किसी प्रजाति की विशिष्ट भूमिका, उसका आवास और पर्यावरण के लिए उसका समग्र जो है संबंध होता है, ये निकेत कहलाता है, ठीक है। 33 नंबर देखिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, महासागर। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है और सबसे स्थायी है, भाई इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होते हैं ना, तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, महासागर आपका आंसर हो जाएगा, और ये पूरे पृथ्वी के 71% हिस्से को कवर करता है। आगे बढ़ते हैं। 34, जल निकायों में पोषक तत्वों की अत्यधिक वृद्धि के कारण ऑक्सीजन की कमी होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम सुपोषण कहते हैं, ठीक है। ये पूरा आपका यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। भाई एल्गाई ज्यादा हो जाएंगे तो फिर सुपोषण हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, 1992 में हाथी स्टार्ट हुई थी, है ना, हाथी परियोजना 1992 और प्रोजेक्ट टाइगर 1973। ये सॉल्यूशन पूरा यहाँ पर दिया है। 36 नंबर, विश्व प्रसिद्ध रेड डाटा बुक का प्रकाशन किस संगठन के द्वारा किया जाता है, तो ये IUCN के द्वारा किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ है IUCN, इसके द्वारा किया जाता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1964 में ये आया था, ये भी डेट ध्यान रखना। IUCN का मुख्यालय कहां पर, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में IUCN का मुख्यालय है। अगला 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, बताइए। ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, ओजोन या फिर फ्लाई एश। सही आंसर हो जाएगा ओजोन। ओजोन जो है वो द्वितीयक प्रदूषक माना जाता है, ओजोन का सूत्र O3 होता है, ध्यान रखना। 39, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस सम्मेलन में उत्पन्न हुई थी, तो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन में हुई थी, जो 1997 में क्योटो नामक स्थान पर हुआ था, जापान के क्योटो शहर में, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन है। 40 नंबर देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 1936 में स्थापित किया गया था। भारत का पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर, एक सींग वाले गैंडे, यह भी आपको बताया था, एक सींग वाला जो गैंडा है इसके संरक्षण के लिए भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा। अभी आपको बताया था काजीरंगा के बारे में, ठीक है। 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जिससे कि इसका एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण हो सके। 42, जल प्रदूषण को मापने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हम BOD परीक्षण का उपयोग करते हैं जल प्रदूषण को मापने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 43, CITES जो साइट्स होती है, साइट्स समझौता मुख्य रूप से किससे संबंधित है, जो साइट समझौता है वो वन्य जीव और वनस्पति के अवैध व्यापार पर रोक लगाने से संबंधित है, CITES यानी कि साइट्स समझौता। ये रहा डिटेल सॉल्यूशन, 1975 में ये लागू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, लाइव अर्थ और अर्थ आवर अभियानों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये है जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ठीक है। अब देखो अभी किसी ने पैसा भेजा है ना 189, अब आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जो लोग पैसा भेजते हैं, क्यों, क्योंकि अभी हम क्लास ले रहे हैं, तो ऐसे में आप तुरंत तो नोट्स भेज नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लिया कीजिए, ठीक है। नहीं तो आप वो देख लिया करिए, प्रोफाइल पे लिखा रहता है कितने बजे जो है अगली बार हम नोट्स भेजेंगे। चलिए, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब 45 नंबर देखते हैं। 45 है
किसी सतह द्वारा सूर्य के प्रकाश विकिरण को वापस परावर्तित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसको हम एल्बिडो प्रभाव कहते हैं। जैसे कि अपना पृथ्वी मान लो, ये पृथ्वी है, सूर्य की रोशनी आती है, पृथ्वी इसको वापस भी करती है, रिफ्लेक्ट भी करती है, फिर वो ग्रीन हाउस प्रभाव आ जाता है बीच में और इस गर्मी को पृथ्वी पर ही रोक देता है। ठीक है, तो इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? एल्बिडो प्रभाव कहते हैं। पूरा सॉल्यूशन आपका यहाँ पर दिया गया है। चलिए 46, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? अगर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो ये आपका 1972 में आया था। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। ये पूरा सॉल्यूशन है। 47, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बात करेंगे तो ये 1986 में आया था। दोनों में अंतर है मेरे भाई, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कह रहे हैं वन्यजीव संरक्षण एक्ट, तो वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972, लेकिन वहीं पर बात करें पर्यावरण संरक्षण एक्ट तो ये आपका 1986 हो जाएगा। ये दोनों पूछे जाते हैं और लोगों को बहुत कंफ्यूजन करते हैं। ठीक है, देखिए 84 में भोपाल गैस त्रासदी हो गई तो फिर पर्यावरण के लिए भाई एक्ट बनाना जरूरी हो गया, तब 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए, पर्यावरण को साफ करने के लिए सूक्ष्म जीवों के उपयोग की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसको जैव उपयोग कहते हैं, बायो रेमेडिएशन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सॉल्यूशन दिया गया है। देखो, पर्यावरण में फैले प्रदूषकों, जैसे समुद्र में तेल का रिसाव, भाई कभी कभी बड़ी बड़ी जहाजें समुद्र में डूब जाती हैं तो तेल का रिसाव हो जाता है, फिर तुमको पूरे जो है मुंबई वाला जो अभी एक हादसा हुआ था उसमें एक जहाज डूब गई थी, टैंकर वाली, मतलब तेल वाली जहाज डूब गई थी, तो पूरे जो आपका जुहू बीच था ना उसमें पूरे पे तेल ही तेल हो गया था, फिर उसकी सफाई की गई थी। तो इसी सफाई करने को हम क्या कहते हैं? जैव उपचार कहते हैं। ठीक है, बस आपको समझ में आ गया होगा। 49 देखिए, यूनेस्को। यूनेस्को के एमएबी कार्यक्रम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एमएबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर एमएबी का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मेन एंड द बायोस्फीयर। ये एमएबी का फुल फॉर्म हो जाएगा मानव और जीवमंडल। आगे बढ़ते हैं, ये पूरा सॉल्यूशन है। 1971 में इसको लागू किया गया था। 50 नंबर देखिए, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीसीडी का गठन कब किया गया था? तो ये 1994 में इसका गठन किया गया था, जिससे मरुस्थल जो आगे बढ़ रहा है इसको रोका जा सके। रियो सम्मेलन में ही इसका गठन भी हुआ था। फ्लाई एश मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होते हैं? कहाँ पर उत्पन्न होने वाले प्रदूषक है फ्लाई एश? तो ये फ्लाई एश जो है ना वो ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पन्न होते हैं। भाई कोयला से जो है कोयला जल गया, कोयला जलने के बाद में ताप निकल गई, मतलब गर्मी निकल गई। अब इसका जो राख बची है ना, ये राख जो है वहां आसपास फैल जाती है, इसी को हम फ्लाई एश कहते हैं। ठीक है, तो कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के जलने के बाद जो बहुत महीन राख है चिमनी के माध्यम से हवा में उड़ती है, उसे फ्लाई एश कहते हैं। इसमें सिलिका, एल्यूमिनियम भारी धातुएं होती हैं जो श्वसन से संबंधित रोग पैदा कर सकती हैं। अब ईंट के जो भट्टे होते हैं ना, ईंट के भट्टे तो सब नहीं देखे होंगे, इस तरह से होते हैं ईंट के भट्टे। ठीक है ना, यहाँ ऊपर चिमनी लगी होती है, यहाँ से जो धुआं निकलता है वो आपका फ्लाई एश वाला ही धुआं होता है। आगे बढ़ते हैं। 52, किस गैस को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है जो एक ग्रीन हाउस गैस है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, अभी आपको शुरू में ही बता दिया था इसके बारे में। तो आगे बढ़ते हैं 53, अगर तुमने ये गैस सूंघ ली तो तुम हंसते ही रह जाओगे। ठीक है ना, और CO2 की तुलना में 300 गुना अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस है ये। ठीक है, कौन सी? नाइट्रस। CFC जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं उनका एक प्रमुख विकल्प किसे माना जाता है? तो CFC जो है इसका प्रमुख विकल्प कौन है? HFCs जो होते हैं, HFC जो होते हैं वो इसका प्रमुख विकल्प होते हैं। कैसे, आइए देख लेते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद CFC को चरणबद्ध तरीके से खत्म कर दिया गया और उसकी जगह पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC का प्रयोग किया गया। ठीक है ना, लेकिन अपने भारत में अभी भी CFC निकल रही है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि ये जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था इसको जो है पूरे विश्व में कहा गया कि भाई तुमको इसको मानना ही मानना है, धीरे धीरे करके मानो लेकिन मानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए HFC का उपयोग रेफ्रिजरेटर और AC में शुरू हुआ। HFC ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन ये भी खतरनाक ग्रीन हाउस गैस हैं जिन्हें अब किंगाली संशोधन के माध्यम से इसको भी कम किया जा रहा है। धीरे धीरे अमोनिया वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए, बेसल सम्मेलन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बेसल सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पर आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए बेसल सम्मेलन आयोजन किया गया 1989 में। ठीक है, कहां पर? 1989 में बेसल सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका मुख्य उद्देश्य विकसित देशों से विकासशील या गरीब देशों में खतरनाक और जहरीले कचरे की जो डंपिंग की जा रही है उसको रोकना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ऐसे में क्या होता है? देखो, मान लीजिए अमेरिका है, अब ये विकसित है। ठीक है, अब ये अपना कचरा अपने यहाँ पर नहीं रखना चाहता, नहीं भैया अपने यहाँ नहीं रखेंगे, प्रदूषण होगा। तो क्या करेगा? जो वहां पर गरीब देश है उसके आसपास में किगाली वगैरह हो गए है ना, और जो गरीब देश है वहां पर जाकर डंप कर देता है ना अपना कचरा। तो इसको रोकने के लिए जो है ये सम्मेलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। शेर पूंछ वाला मैकॉक, ये भी पूछा गया था अभी आप किसी एग्जाम में, जेल पेरी में। शेर पूंछ वाला मैकॉक ये बंदर है, भारत के किस क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति मानी जाती है? तो ये पश्चिमी घाट में पाई जाती है, शेर पूंछ वाला मैकॉक। ठीक है, ये पूछा गया था 4 तारीख के एग्जाम में ही शायद आया था। और कहाँ मिलता है वो देख लो भाई, हो सकता है रिपीट हो जाए। तो शेर पूंछ वाला मैकॉक बंदर भारत में केवल पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 56,
रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में अपनाए गए एजेंडा 21 में 21 का क्या अर्थ हो जाएगा? तो 21वीं सदी है, 21 का अर्थ है 21वीं सदी, ठीक है। एजेंडा 21 रियो डी जेनेरियो में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन है। इसमें 21 का अर्थ है 21वीं सदी, 21th सेंचुरी इसका अर्थ है। 57 वन्यजीव संरक्षण के लिए इन सीटू संरक्षण का उदाहरण कौन सा नहीं है? ठीक है, बताइए इन सीटू का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो चिड़ियाघर जो है वो इन सीटू का उदाहरण नहीं है। इन सीटू क्या होता है वो देख लो। तो इन सीटू संरक्षण का अर्थ है जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में रहना। इन सीटू का अर्थ होता है, मान लीजिए जो जीव जहां पर है, जैसे कि काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा है, तो उसको वहीं पर अगर आप संरक्षित कर रहे हैं तो हम कहते हैं इन सीटू संरक्षण। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा पक्षी है जो वहां पर आपने उसको वहां से उठाया और किसी जू यानी चिड़ियाघर में जाकर के उसको डाल दिया, तो इसको क्या कहते हैं? इसको इन सीटू जो है इन सीटू के अंदर नहीं कवर करेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन सीटू का अर्थ हो गया वो जो चीज जहां पर रह रही है उसको वहीं संरक्षित कर दो, तो हम उसको इन सीटू कहेंगे। इसमें से चिड़ियाघर जो है वो इन सीटू का उदाहरण नहीं होगा। राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व भी हो जाएगा, लेकिन चिड़ियाघर नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो अगर आप बाहर निकाल करके उसको संरक्षित कर रहे हैं उसको हम एक्सी2 कहते हैं, ठीक है ना, ये भी याद रखना है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस गैस की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड की जो क्षमता है वो सबसे अधिक होती है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर। स्पीड को और तेज करते हैं मेरे भाई, कितना टाइम देखो 35 मिनट हो गए, 59 क्वेश्चन हो पाया, समझाने में समय ज्यादा चला जा रहा है। चलिए, गॉडगिल समिति और कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये पश्चिमी घाट संरक्षण से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड का संबंध किस सम्मेलन से है? बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड का जो संबंध है वो आपका रामसर सम्मेलन से हो जाएगा। इसी में जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था 1990 में। चलिए 61 ध्रुवीय समतापी बादल मुख्य रूप से किस पर्यावरणीय घटना से जुड़े हुए हैं? तो ये ओजोन छिद्र का निर्माण करते हैं। कौन? ध्रुवीय समतापी जो बादल होते हैं। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता को मापने के लिए अल्फा, बीटा और गामा विविधता की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो ये R.H. विटेकर महोदय के द्वारा अल्फा, बीटा, गामा दिया गया था। 63 पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो जो अमेजन वर्षा वन है इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। वहां पर बहुत घने जंगल हैं जो मतलब कि पूरा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अवशोषित कर लेते हैं और हमको क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको हम छाता विधान भी कहते हैं। ये भी आपका आगे पूछा जाएगा। एमपीपीएससी का तो ये फेवरेट है, छाता विधान जरूर पूछते हैं, ठीक है। और क्यों हुआ था ये छाता विधान? तो जो 84 में घटना हुई थी भोपाल गैस वाली, उसके जो है परिप्रेक्ष्य में इसको किया गया था 1986 में। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? तो जल वाला जो है 1974 में हुआ था, ठीक है। 1972 में कौन सा हुआ था? वन वाला। 1974 में जल वाला और 1986 में आपका पर्यावरण वाला, ठीक है। ये तीनों बता दिए हैं आपको, तीनों आपको याद रखना है। चलिए 66 साइलेंट स्प्रिंग नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखक कौन है जिसने आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ये राहेल कॉर्सन महोदय के द्वारा, मतलब ये राहेल कॉर्सन लेखिका है जिन्होंने इसको लिखा था 1962 में, साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक। 67 देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य किस पर रोक लगाना था? तो स्थायी जैविक प्रदूषकों पर रोक लगाने के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया था 2001 में। अगला है रॉटरडैम कन्वेंशन। रॉटरडैम कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया से संबंधित है, रॉटरडैम कन्वेंशन। अगला 69 वाला है कार्टोजोना प्रोटोकॉल किस विषय से संबंधित है? तो ये आपका जैव सुरक्षा से संबंधित है। कार्टोजोना प्रोटोकॉल जो वर्ष 2000 में किया गया था, जैव विविधता से संबंधित है, ध्यान रखना है। नागोया प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण है। नागोया प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और लाभ का उचित साझाकरण करना, ये नागोया प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है। नागोया प्रोटोकॉल 2010 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच के संक्रमण क्षेत्र में प्रजातियों की विविधता और घनत्व में अचानक वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो अभी बताया था ना, जहां पर ये मान लीजिए नदी है और ये समुद्र है, जहां पर ये मिलेंगे इसको हम इकोटोन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको प्रजातियां बहुत सारी मिल जाएंगी, विविध प्रजातियां मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि नदी की भी प्रजाति और समुद्र की प्रजाति मिल जाती है। तो इस स्थान को कह रहे हैं कि इस प्रभाव को, वहां पर अचानक वृद्धि हो जाती है, तो इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? इस प्रभाव को हम कोर प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर प्रभाव, ठीक है। अचानक जो वृद्धि होती है उसको हम कोर प्रभाव कहते हैं। 72 पारिस्थितिकी में जब एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरी प्रजाति को न लाभ होता है न नुकसान, तो इस सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? इसको हम सहभोजिता कहते हैं, ध्यान रखना है। यानी एक को तो लाभ हो रहा है और दूसरों को कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, तो दो प्रजातियां हैं, दोनों पर अलग अलग प्रभाव पड़ रहा है, तो इसको हम सहभोजिता कहते हैं। 73 देखिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइबोजियम दलहनी पौधों की जड़ों के साथ कैसा संबंध बनाता है? तो ये सहोपकारिता का संबंध बनाता है, ठीक है ना।
देखो म्यूचुअलिज्म का संबंध बनाता है कैसे? ये मान लीजिए मटर का पौधा है, किसी दाल का पौधा है, तो ये जो राइबोजियम होता है ये इसकी जड़ों में पाया जाएगा। ये क्या करेगा? तो जो नाइट्रोजन वायुमंडल में घूम रही है, इस नाइट्रोजन को सोखेगा और इस दाल के पौधे को दे देगा, ठीक है? तो इस दाल के पौधे में नाइट्रोजन पहुँच जाती है। तो ये एक तरह से सहोपकारिता का काम करता है, म्यूचुअलिज्म का काम करता है, म्यूचुअलिज्म का, ठीक है? चलिए, कहाँ पर ये मिलेगा? दलहनी पौधे जितने होंगे, मटर हो गया, चना हो गया, इनके बीच में ये कार्य करता है। अगला देखिए 74, पर्यावरण में एक नंगी चट्टान पर पारिस्थितिकी अनुक्रमण शुरू करने वाले प्रथम जीव कौन होते हैं? तो ये होते हैं मांस और लाइकेन, इनको कहते हैं। भाई एक ऐसी चट्टान है जिस पर कुछ नहीं था, ठीक है, और अचानक से इस पर लाइकेन आने शुरू हो गए। लाइकेन ही सबसे पहले आते हैं, ठीक है ना? तो इस वाले ऐसे कौन से प्रथम जीव हैं जो इस पर जो है इकोसिस्टम को चालू करते हैं? तो ये मांस होते हैं और लाइकेन होते हैं। मांस का अर्थ जो काई होती है वो काई होता है, और जो लाइकेन होते हैं, ठीक है? आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए 75, पारिस्थितिकी अनुक्रमण की आधे पर पहुंचे हैं अभी 40 में। पारिस्थितिकी अनुक्रमण की अंतिम और सबसे स्थिर अवस्था क्या कहलाती है? इसको हम चरम समुदाय कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़िए 76, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है जिसको मानवों ने बनाया? बताइए कौन सा? महासागर मानव बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। प्रवाल भित्ति बना सकता है? नहीं। टुंड्रावन हम बना सकते नहीं, ये तो प्राकृतिक हो गया। तो फसल का जो खेत है वो मानवों के द्वारा बनाया जाता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मानव द्वारा निर्मित जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो कौन सा हो जाएगा? इसमें से फसल हो जाएगी। 77, पृथ्वी की सतह के पास क्षोभ मंडल में पाई जाने वाली ओजोन को किस प्रकार का माना जाता है? इसको खराब ओजोन मानते हैं जो क्षोभ मंडल में पाई जाती है। आगे बढ़िए। अगला यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ये आपका बी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है ना भाई, पर्यावरण के क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं, तो ये जरूर पूछा जाएगा आगे किसी न किसी में। 1992 में इसको अपनाया गया था। अगला है यूएनएफसीसी के तहत सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय को क्या कहा जाता है? बताइए, जो सर्वोच्च निर्णय लेगा उसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे आपका पार्टियों का सम्मेलन, जो कोप होता है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। कोप जो होता है वो यहाँ पर सबसे मेन होता है पर्यावरण के लिए। कौन? कोप सम्मेलन। क्या नहीं, कोप 26 हो गया, कोप 25 हो गया, तो ये मेन होते हैं। चलो इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, तो इसमें वे सभी देश शामिल होते हैं जिन्होंने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं। हर साल इसकी बैठक होती है, जैसे कोप 28, कोप 29 होती है, जिसमें जलवायु परिवर्तन को निपटने के लिए वैश्विक निर्णय लिया जाता है, और ये जो डिसीजन कर देते हैं उस देश को वो डिसीजन मानना ही पड़ेगा। वर्ष 2023 में कोप 28 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो 2023 में दुबई में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में इसका आयोजन हुआ था। ये 28वां सम्मेलन था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, भारत और फ्रांस की पहल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का मुख्यालय कहां पर है? भारत और फ्रांस ने मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया है। मुख्यालय कहां पर है? तो गुरुग्राम, भारत में इसका मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कोप 21 के दौरान इसको लॉन्च किया गया था 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस पर पहली बार किस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था? बताइए। अच्छा, पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? इससे भी सिंपल प्रश्न अगर आपको कोई मिल जाए तो बताना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, कितनी डेट को मनाते हैं? फिर आपको बताते हैं कब से ये बनाना शुरू किया गया। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 1973, जब प्रोजेक्ट टाइगर भारत में लागू हुआ था तब से इसको मनाते हैं। और कब मनाते हैं? तो 1972 का जो है सम्मेलन था, स्टॉकहोम सम्मेलन, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बोला गया था कि अब तुम जो है पर्यावरण सम्मेलन मनाएंगे। कब? 5 जून 1973 से इसको मनाना चालू हुआ था। इसकी पहली थीम थी ओनली वन अर्थ, ये इसकी पहली थीम थी, ठीक है? तो पहली थीम आपको ध्यान रखना है। 83, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? बताइए कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये प्राथमिक प्रदूषक नहीं होता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, इसे हम दम घोटू गैस कहते हैं, पहले वाली को दम घोटू गैस, ठीक है? सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, ये भी जहरीली गैस होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड हो गई, ये भी जहरीली गैस होती है। ये तीनों की तीनों जो हैं ये आपकी क्या हो जाएंगी? प्राथमिक प्रदूषक हो जाएंगी। जबकि H2SO4 जो है वो प्राथमिक प्रदूषक नहीं होता है, ये द्वितीयक प्रदूषक होता है। 84, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला की शुरुआत करने वाले मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? समुद्र में कौन चालू करता है? तो समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन चालू करते हैं। जैसे पृथ्वी पर कौन करता है? घास करती है, हरे पौधे। वैसे समुद्र में कौन करता है? तो फाइकोप्लैंक्टन करते हैं, ठीक है? फिर इनको मछलियां खाती हैं, फिर मछलियों को बड़ी मछली खाती है, बड़ी मछली को शार्क खा जाती है। ऐसे इसका पूरा सिस्टम चलता रहता है। देखिए 85, जल में घुलित जो ऑक्सीजन होती है इसकी मात्रा कितने से कम होने पर जल को अत्यधिक प्रदूषित मान लिया जाता है? बताइए। तो अगर 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हुई तो फिर हम मानेंगे कि भैया जल जो है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित है। आगे बढ़ते हैं। जैविक ऑक्सीजन की मांग यानी कि बीओडी का उच्च स्तर पानी में क्या दर्शाता है? तो पानी में उच्च जैविक प्रदूषण है, ऐसा बीओडी दर्शाता है। अगर बीओडी का हाई लेवल आ रहा है तो समझ लो कि इसमें भाई कोई ना कोई पारा हो गया या फिर सिलिका हो गया, ये सारी चीजें इसमें मिली हुई हैं। तो प्रदूषण को दर्शाने का काम कौन करता है? जैविक ऑक्सीजन मांग यानी कि बीओडी बताता है कि जल में कितना प्रदूषण है। अगला, ध्वनि प्रदूषण को मापने की मानक इकाई क्या होती है? तो डेसिबल में हम ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं।
88 देखिए, ग्रीन मफलर योजना किस प्रकार के प्रदूषण को कम करने के से संबंधित है? तो ये ध्वनि प्रदूषण को कम करने से संबंधित है। अच्छा, ये कैसे होता है? देखिए, ये हाईवे हैं, बड़े-बड़े हाईवे होते हैं, ठीक है? बड़े-बड़े हाईवे के बीच में क्या करते हैं ये लोग, यहाँ पर पेड़ लगा देंगे, ठीक है? हरे पौधे लगा देंगे, हरे पौधे, बड़े-बड़े पेड़ लगा दिए इन्होंने, छायादार, घने-घने पेड़। अब क्या है, अब यहाँ से कोई भी गाड़ी अगर जाती है ना, कोई भी गाड़ी जा रही है, ट्रक जा रहा है, बड़े-बड़े ट्रक जा रहे हैं, तो ये जो आवाज़ करेंगे, वो इन पेड़ों के द्वारा क्या होगी? सोख ली जाएगी। तो इसी को हम ग्रीन मफलर कहते हैं और ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। यह बात आपको ध्यान रखना है। गलती से भी इसमें वायु प्रदूषण मत लगा देना। ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ये ध्वनि को सोखने का काम करता है। बड़े-बड़े हाईवे, बड़े-बड़े रोडों के किनारे जो है, इसको यूज़ किया जाता है, ग्रीन मफलर को। चलिए, 89, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन-सा है? तो ये आपका कच्छ की खाड़ी है, कच्छ का जो रण है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। 90 नंबर देखिए, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन-सा था जिसे 1986 में स्थापित किया गया था? तो ये आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था। अति महत्वपूर्ण है, ये भी आगे पूछा जाएगा। 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला 91 देखिए, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व मुख्य रूप से किस समुद्री जंतु के संरक्षण के लिए है? तो मन्नार की खाड़ी में डगोंग, जो समुद्री गाय होती है ना, इसको संरक्षित किया जाता है मन्नार की खाड़ी में। और ये तमिलनाडु के तट पर स्थित मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व विशेष रूप से डगोंग, जिसे समुद्री गाय कहा जाता है, के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। डगोंग एक शाकाहारी समुद्री स्तनधारी जीव है। ये शाकाहारी है, ठीक है, घासों को खाता है। तो सर, समुद्र में भी घास होती है ना, अभी आपको पता है फ्लाइकोप्लैंटन जो होते हैं वो समुद्री घास होती हैं, ठीक है ना, उसको खाने का काम भी करते हैं। 92, संकटग्रस्त प्रजातियों को आईयूसीएन की रेड डाटा बुक में किस रंग के पृष्ठों पर दर्शाया गया है? तो संकटग्रस्त होते हैं उनको गुलाबी लाल रंग के जो पृष्ठ होते हैं उस पर दर्शाया गया है आईयूसीएन की पुस्तक में। अगला 93, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाते हैं? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़िए, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 95 नंबर, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो पृथ्वी दिवस हम 22 अप्रैल को मनाते हैं। ये फैक्ट वाले प्रश्न है सीधे सीधे। अगला देखिए 96, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो जैव विविधता दिवस है ये कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 मई को। दो तीन चीजें 22 को हो गई, तो याद रखना है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। अगला देखिए 97, विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस वर्ष मनाते हैं? तो ये हम 2 फरवरी को मनाते हैं। अभी आपको बताया था रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 ईरान के रामसर शहर में, तो 2 फरवरी से हम इसको मनाने लगते हैं, ठीक है। 98 देखिए, सामान्य वर्षा के जल का पीएच लगभग 5.6 होता है। अम्ल वर्षा कहलाने के लिए जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो ये 5.6 से कम होना चाहिए। अगर 5.6 से कम हो गया तो हम इसको अम्लीय वर्षा कहेंगे। ये कल पूछा गया था अम्ल वर्षा वाला, कि अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है। और जो हमने पीएच मान वाली आपको वो दी है, पीडीएफ दी है, दोनों को दी है, जेल पहरी वालों को भी दी है जिन लोगों ने नोट्स लिया है, और इनको भी दी है, क्या अस्पताल सहायक वालों को। वो पीएच मान अच्छे से पढ़ के जाना मेरे भाई। 50 पीएच मान हमने आपको बताए हैं, सारे के सारे पीएच मान उसी में से आ रहे हैं। कल हमने स्क्रीनशॉट लगाकर भी आपको दिखा दिया था, पीएच वैल्यू उसी में से आ रही है, और इंग्लिश का भी स्क्रीनशॉट लगा के दिखा दिया था, ठीक है। तो बस आप विश्वास करके पढ़ते जाओ, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 99, ताजमहल का पीला पड़ना किस पर्यावरणीय समस्या का प्रत्यक्ष परिणाम है? बताइए। तो ताजमहल पीला पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है? तो अभी बताया था, अम्ल वर्षा के कारण। अम्ल वर्षा हो रही है, इस वजह से ताजमहल पीला पड़ रहा है, और इसी वजह से आसपास के कारखानों को वहां से विस्थापित किया जा रहा है, दूसरी जगह पर पहुंचाया जा रहा है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? मार्बल कैंसर कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाला सबसे खतरनाक भारी धातु प्रदूषक कौन सा है? तो ये आपका शीशा हो जाता है। जो मोटर साइकिल होती है ना, इसके साइलेंसर से जो धुआं निकलता है उसमें शीशा सबसे ज्यादा पाया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे नशेड़ी होते हैं, उसके धुओं को सूंघते हैं भैया, ठीक है ना, शीशा चला जाएगा, फेफड़े जम जाएंगे, ठीक है, अब मत सूंघना। बहुत से कहते हैं कि अरे भैया बहुत अच्छा लगता है पेट्रोल का धुआं, अरे शीशा भर जाएगा, ठीक है ना। पुराने समय में वाहनों के ईंधन में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता था। गाड़ियों के धुएं से निकलने वाला लेड नर्वस सिस्टम मस्तिष्क पर हमला करता है, जिससे बच्चों का मानसिक विकास रुक जाता है। वर्तमान में इसलिए शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग किया जा रहा है। ये फैक्ट याद रखना है। चलो 100 प्रश्न हो गए, सेंचुरी अपनी हो गई है। आगे बढ़ते हैं। 101, डोडो पक्षी जो शिकार के कारण विलुप्त हो चुका है किस देश का स्थानीय पक्षी है? तो मॉरिशस का स्थानीय पक्षी है डोडो पक्षी। आगे बढ़ते हैं। 102, घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो जो जैव भार का पिरामिड होगा वो हमेशा सीधा होगा, बिल्कुल ऊर्जा के पिरामिड की तरह होता है ना। तो जैव भार का जो पिरामिड होगा वो इस तरह से होगा, सीधा होगा, ये ध्यान रखना है आपको। इसका क्रम पूछ लेते हैं भाई, जैव भार का कैसा होगा, समुद्र में कैसा होगा, पृथ्वी पर कैसा है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा रहेगा, तो ये सब आपको अच्छे से याद रखने, सारे बता दिए आपको, है ना। 103, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के किस सम्मेलन को पेरिस समझौता के नाम से जाना जाता है? ये आपका COP21 जो 2015 में हुआ था, जो कल पूछा गया था जेल पेरी में, ठीक है। तो ये 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित हुआ था। UNFCCC के 21वें सम्मेलन COP21 के नाम से इसको हम जानते हैं, पेरिस समझौता भी इसको हम कहते हैं।
इसमें क्या लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य ही पूछा गया था कल। तो इसका लक्ष्य था ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखना, इससे आगे ना बढ़ पाए। पहले कितनी थी, 2 डिग्री सेंटीग्रेड थी, अब कितना लक्ष्य है कि 1.5 हो जाए। अगला, भारत में वन संरक्षण एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये 1980 में हुआ था। ये सारे एक्ट करवा दिए ना, अलग अलग एक्ट हैं, वन जीव संरक्षण अलग है और पर्यावरण संरक्षण अलग है, जल संरक्षण अलग है 1973 वाला, और ये आपका वन संरक्षण अधिनियम एक्ट अलग है। ये कब है, ये 1980 वाला है। ये सारे आपको याद कर लेने मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए 105, पर्यावरण विवादों को तेजी से सुलझाने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई, तो ये भारत में 2010 में की गई थी। आगे बढ़ लेते हैं। 18 अक्टूबर 2010। 106, भारत में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी, ये की थी के एम मुंशी ने वन महोत्सव की शुरुआत की थी। 1 से 7 जुलाई के बीच में जो है हर साल वन महोत्सव मनाया जाता है। 1950 में शुरुआत की गई थी। उस टाइम पर के एम मुंशी कृषि मंत्री थे। 1973 में उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के प्रमुख प्रणेता कौन थे, किसने चिपको आंदोलन चालू किया था बताइए। इसमें क्या हुआ था कि वृक्ष को काट रहे थे लोग, तो ये जो लोग थे वो मतलब वृक्षों से चिपक गए थे। इसकी शुरुआत की थी सुंदर लाल बहुगुणा ने और ये बहुत फेमस हुए थे। मेघा पाटकर किससे संबंधित है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है मेघा पाटकर। चलिए आ ही गया, अगला प्रश्न आ ही गया उनका, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने किया था, मेघा पाटकर ने। आगे बढ़ते हैं। 1985 में शुरू हुआ था, डेट भी ध्यान रखना। चलो 109, दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन से प्रेरित होकर के किस राज्य में अपिक्को आंदोलन चालू हुआ था, तो कर्नाटक में पेड़ों को बचाने के लिए अपिक्को आंदोलन हुआ था 1983 में। अगला 110, विज्ञान की वह शाखा जो जीवों, पौधों और जानवरों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करती है, इसको हम क्या कहते हैं, इस शाखा को हम क्या कहते हैं, इस शाखा को हम पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। जो इसका अध्ययन करती है भाई, जीव कौन सा कहाँ पर रह रहा है, कैसे उसकी प्रक्रिया हो रही है और कैसे उसको संरक्षित करना है, इसको हम पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी कहते हैं। चलिए 111, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1935 में किसके द्वारा किया गया था, एमजे टॉन्सले महोदय। ये यूपी लेखपाल में पूछा गया था, यूपी पटवारी का जो एग्जाम होता है अभी पूछा गया था। हम कह तो रहे भैया पर्यावरण पर सब लोग जोर दे रहे हैं, इसलिए पर्यावरण के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ही बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। उस हिसाब से आपको तैयारी करके चलना है भैया, पर्यावरण पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लो। 112, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वर्तमान सांद्रता लगभग कितनी है, तो वर्तमान में 0.04% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। 78% कौन है, नाइट्रोजन है। ग्रीन हाउस प्रभाव की अवधारणा की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी, किसने ग्रीन हाउस इफेक्ट को खोजा था, तो जोसेफ फूरियर के द्वारा जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट को सबसे पहले खोजा गया था 1824 में। अगला देखिए, बाघ राज्य टाइगर स्टेट के रूप में भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो भैया अपना मध्य प्रदेश। अपना मध्य प्रदेश जो है टाइगर स्टेट के रूप में फेमस है। वर्तमान में 785 के आसपास टाइगर हमारे यहाँ पाए जाते हैं। एशियाई शेरों का विश्व में एकमात्र प्राकृतिक आवास कौन सा है, कहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं, तो पूरे विश्व की बात कर रहे हैं ना, तो गिर जो वन राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर आपको एशियाई शेर देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें हम बब्बर शेर कहते हैं। भैया बब्बर शेर है वो, ठीक है। तो ये अब वर्तमान में कहाँ पर है, केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, जो गुजरात में है। अगला देखिए 116, पशुओं को दी जाने वाली कौन सी दर्द निवारक दवा भारत में गिद्धों की लगभग विलुप्ति का मुख्य कारण बनी है, तो यह है डाइक्लोफेनॉक। डाइक्लोफेनैक जो है, इसकी वजह से क्या होता है कि पशुओं को दी जाती है जिससे पशुओं को दर्द ना हो, ठीक है ना। अब पशु मान लीजिए कोई मर गया और उस पशु को खाने कौन आ गया, गिद्ध आ गए। अब वो गिद्धों ने इसको खाया तो फिर गिद्धों को जो है ना हार्ट अटैक टाइप का हो जाता है, यानी उनकी जो नसें होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। तो ये जो डाइक्लोफेनैक जो दवा है, ये उनके लिए मौत का कारण बन रही है। 2006 से इसके उत्पादन और इसके यूज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला, प्रवाल भित्तियों कोरल रीफ के विरंजन का सबसे प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र जल के तापमान में वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो कोरल रीफ्स होती हैं, कोरल रीफ्स क्या होती हैं कि इससे मिलकर के बड़े बड़े जो द्वीप होते हैं ना, कोरल रीफ से मिलकर के बने होते हैं। कोरल रीफ का अर्थ है कि वो चीज़ ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए कोई जलीय जंतु है, ठीक है, तो वो अपना जो उत्पादन करता है उससे जो है बड़े बड़े द्वीप बन जाते हैं और ये रंगीन कलर की होती हैं। यहाँ पर समझिए, देखो प्रवाल कोरल और उनके ऊतकों में रहने वाले रंगीन सूक्ष्म शैवाल के बीच सहसंबंधी संबंध से इसका ये जो है पैदा होती हैं। जब ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का तापमान बढ़ता है तो ये प्रवाल तनाव में आ जाते हैं और इन शैवालों को बाहर निकाल देते हैं, जिससे प्रवाल पूरी तरह से सफेद पड़ जाते हैं और मर भी सकते हैं। इसे ही कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। अब समझो होता क्या है। कोरल रीफ क्या होते हैं, एक प्रकार के शैवाल होते हैं। कोरल जो है एक प्रकार के शैवाल होते हैं, ये रंगीन कलर के होते हैं ना। अगर टेम्परेचर बढ़िया है तो ये रंगीन कलर के रहेंगे, आपको बहुत सुंदर दिखाई देंगे, ठीक है ना, बहुत सुंदर दिखाई देंगे। लेकिन जब इस समुद्र का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होता है, तो जो इनके अंदर रंग होता है ना, ये ठंडक प्राप्त करने के लिए उस रंग को बाहर निकाल देते हैं। जब वो उस रंग को बाहर निकाल देते हैं तो ये व्हाइट पड़ जाते हैं और व्हाइट पड़ने से इनकी मृत्यु भी हो सकती है और इस घटना को हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। बस इतना आप समझ लो, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए
कह रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? बताइए, ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया के तट पर देखने को मिल जाएगी ग्रेट बैरियर रीफ। ये कोरल भित्ति से पूरा का पूरा बना हुआ है। तो ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे, देखो अब फिर किसी ने भेजा है ना, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लिया करो, जब क्लास चलती रहती है तो थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता रहती है। हाँ, तो क्या हो गया? ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लंबी प्रवाल भित्ति प्रणाली है जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अगला 119, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी की कुल संख्या कितनी है? तो ये कुल संख्या कितनी है? 17 जो है एसडीजी गोल डिसाइड किए गए हैं। 17 इनकी संख्या हो जाएगी। 2015 में इसको जो है अपनाया गया था और 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एसडीजी 13 सतत विकास लक्ष्य नंबर 13 विशेष रूप से किससे संबंधित है? तो ये जलवायु कार्रवाई से संबंधित है। एसडीजी गोल नंबर 13। आगे बढ़ते हैं, 17 गोल है, 17 में जो 13वां नंबर है ना वो जलवायु कार्रवाई से संबंधित है। एसडीजी 14 सतत विकास लक्ष्य 14 का संबंध पर्यावरण के किस क्षेत्र से है? तो ये जल के नीचे आने वाले जो जीवन होते हैं, जल के नीचे जो जीवन है, जैसे कि मछलियां हो गई, है ना, और जो जली जीव हो गए, उनसे संबंधित है। एसडीजी नंबर 14 जल के नीचे जीवन, लाइफ बिलो वाटर से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं 122, विश्व का पहला कार्बन नेगेटिव देश कौन सा है जो उत्सर्जित करने से ज्यादा कार्बन को अवशोषित कर लेता है? वो कौन सा है? तो ये आपका भूटान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूटान ऐसा देश है जो कार्बन को उत्सर्जन नहीं करता है बल्कि अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो नेगेटिव सेंस दे रहा है, ये एकमात्र ऐसा है। बहुत बढ़िया वहां पर आपको वातावरण मिलेगा भूटान में। कभी जाओ भूटान घूमने, बहुत बढ़िया वहां का वातावरण है। ठीक है, और वहां पर जंगल बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं? कार्बन को अवशोषित कर लेते हैं, ना कि उत्सर्जित करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत मुख्य रूप से कितनी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 6 ग्रीन हाउस गैसें जो हैं इनके उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा है क्योटो प्रोटोकॉल में। कौन कौन सी हैं? वही हैं, देखो, CO2 हो गया, CH4 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, अगला, बायोगैस और सीएनजी का मुख्य ज्वलनशील घटक कौन सी गैस होती है? तो बायोगैस और सीएनजी का मुख्य जो घटक हो जाएगी वो कौन सी होती है? मीथेन होती है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ लेते हैं। 125, मिनी माता सम्मेलन। मिनी माता सम्मेलन जिसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को बचाना है, किस धातु के उपयोग से संबंधित है? तो ये पारा से संबंधित है भाई, पारा की वजह से मिनी माता रोग होता है। ठीक है, तो एक मिनी माता सम्मेलन किया गया जिसमें बोला गया 2013 में, और 2017 से ये लागू हो गया कि भैया अब जो है पारे का उपयोग कम किया जाए, इससे मिनी माता रोग हो रहा है। 126, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी है? तो काजीरंगा कहाँ पर है? असम में है। एक सींग वाले गेंडे से संबंधित है, बताया था अभी। 127 है, वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI में कितने मुख्य प्रदूषकों को मापा जाता है? अच्छा, ये AQI बहुत चर्चा में रहा है ना, दिल्ली की CM पता ही है आपको, अब ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो AQI को समझ नहीं पाए थे कि AQI क्या होता है। ठीक है ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। 8 जो है इसका होना चाहिए, है ना। देखो, भारत के संदर्भ में देख लीजिए, भारत के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में 8 प्रमुख प्रदूषकों की सांद्रता को मापा जाता है। ठीक है, कौन कौन से देख लो, PM10 हो गया, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, ओजोन हो गया, NH3 हो गया, अमोनिया हो गया, PB यानी कि लेड हो गया, इन सब को मापते हैं इसके अंदर, AQI के अंदर इन चीजों को मापा जाता है। ठीक है, अगला 128, विश्व वन्य जीव कोष WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का आधिकारिक प्रतीक लोगो कौन सा जानवर है? तो ये विशाल जो पांडा होता है वो आपको WWF के उस पर लोगो पे मिल जाएगा। 129, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत है नवीकरणीय और पर्यावरण के प्रति जो है अनुकूल है? बताइए कौन सा स्रोत हो जाएगा? कोयला, पेट्रोलियम, भूतापी ऊर्जा या फिर प्राकृतिक गैस? कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर भूतापी ऊर्जा। ये कभी भी जो है प्रदूषण नहीं फैलाती है, जबकि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, ये लोग प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है ना, तो आपका भूतापी ऊर्जा बिल्कुल सही हो जाएगा। 130 देखिए, ओजोन परत की मोटाई किस मौसम में सबसे कम यानी कि पतली हो जाती है? तो ये होती है बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई पतली होती है। क्यों हो जाती है? तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत सबसे अधिक बसंत ऋतु सितंबर और अक्टूबर के महीने में पतली हो जाती है। सर्दी के दौरान बने ध्रुवीय बादल बसंत की पहली धूप के साथ प्रक्रिया करके भारी मात्रा में ओजोन को नष्ट करते हैं, इस वजह से क्या होती है? पतली हो जाती है। 131, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो जल प्रदूषण निवारण एक्ट अधिनियम 1974 के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? CPCB की, ये ध्यान रखना। चलिए 132, बायोपायरेसी का शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो बायोपायरेसी का अर्थ है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किसी देश के जैविक संसाधनों का बिना अनुमति या फिर मुआवजे का प्रयोग करना। कैसे? जैसे कि ईरान के जो संसाधन है, तेल वगैरह हैं, इस पर कंट्रोल कौन करना चाह रहा है? अमेरिका करना चाह रहा है, और वो भी बिना उसके अनुमति के। भाई इराक पर तो कर ही लिया है, अब ईरान पर भी करना चाह रहा है, इसीलिए जो है लड़ाई हो रही है। तो ये आपका बायोपायरेसी हो जाएगा। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? बायोपायरेसी। 133,
किस प्रकार के वनों को मानसून वन भी कहा जाता है? तो जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं इनको हम मानसून वन कहते हैं। ठीक है मेरे भाई। 134 मैंग्रोव पौधे किस प्रकार के आवास के अनुकूल होते हैं? तो जो मैंग्रोव पौधे होते हैं ये आपको कहाँ पर मिलेंगे? ये लवणीय दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक, सैलाइन जो स्वैम्पी एरियाज होते हैं जैसे सुंदरवन डेल्टा अपना हो गया, तो वहां पर आपको ये वन देखने को मिल सकते हैं और ये बहुत ज्यादा मीथेन का स्त्रावण करते हैं। मीथेन यहाँ से बहुत ज्यादा निकलती है। ठीक है, चलिए 135 सीएफसी के एक अणु से समताप मंडल में ओजोन के कितने अणुओं को नष्ट किया जा सकता है? तो सीएफसी का एक अणु जो है ना, ओजोन के भैया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, 1 लाख जो है अणुओं को मार सकता है। इसलिए सीएफसी खतरनाक है ना? तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है। 136 पेलिकन और अन्य पक्षियों के अंडों के आवरण के पतले होने का मुख्य कारण क्या है? जो पेलिकन और अन्य पक्षियों के अंडे होते हैं वो पतले हो जा रहे हैं, जिससे कि समय से पहले उनके बच्चे निकल आ रहे हैं। क्यों? इसका रीजन क्या है? तो डीडीटी का जो प्रदूषण है वो इन पक्षियों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है और वो समय से पहले टूट जा रहे हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। 137 देखिए, खाद्य श्रृंखला के आधार पर उत्पादकों के स्तर पर ऊर्जा की मात्रा कैसी होती है? तो ये होती है क्या? सबसे अधिक। खाद्य श्रृंखला का जो आधार होता है, आधार का मतलब बेस होता है, ये बेस, इस बेस पर सबसे ज्यादा कौन होते हैं? सबसे ज्यादा जो उत्पादक होते हैं भाई, घास वगैरह जो होती है वो सबसे ज्यादा यहीं पर पाई जाती है, बेस पर, और इनमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। फिर इसके बाद 10% मिलेगी, फिर उसके बाद 10% मिलेगी, कम होती चली जाती है। इसलिए इसका जो ऊर्जा पिरामिड होता है वो सीधा होता है। आगे देखिए 138 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी है, भारत के किस क्षेत्र का राज्य पक्षी है? तो ये राजस्थान का राज्य पक्षी है, गोडावण भी इसको कहते हैं या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इसको कहा जाता है। अगला 139 है, कौन सा पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी के नियम का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? बताओ। तो थर्मोडायनेमिक्स का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ये करेगा ऊर्जा का पिरामिड, जो हमेशा सीधा रहता है ना? तो ध्यान रखना, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है मेरे भाई। 140 यहाँ पर रोक करके पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, 140 निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है? किसको कहते हैं? तो कवक और जीवाणु जो होते हैं उनको प्राकृतिक सफाई कर्मी कहते हैं। भाई मान लीजिए कोई पशु पक्षी मर गया, ठीक है, अब उसको किसी ने फेंक दिया, तो अब उसको हटाने के लिए कोई आएगा तो नहीं, लेकिन जो यहाँ पर कवक होते हैं, जो यहाँ पर जीवाणु होते हैं, ये क्या करते हैं? इसको सड़ा गला करके कुछ दिन बाद आप देखेंगे वहां पर कुछ नहीं रहता, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसको हम प्राकृतिक सफाई कर्मी कहते हैं। 141 ब्लैक लंग डिसीज मुख्य रूप से किन श्रमिकों के लिए आम है? तो जो कोयले की खदानों में काम करते हैं ना, उनके क्या होता है कि उनके जो फेफड़े होते हैं उसमें कोयले के जो अणु होते हैं उसमें पहुंच जाते हैं, तो उनको एक रोग हो जाता है जिसको हम ब्लैक लंग डिसीज कहते हैं। तो कोयले के खदान के श्रमिकों के लिए ये आम जो है बीमारी होती है। अगला देखिए व्हाइट लंग डिसीज जो है या फिर बिस्टोनिसिस जो है वो किस उद्योग से संबंधित है? बताइए। तो जो ब्लैक लंग तो होगी आपकी कोयला से, और जो व्हाइट लंग होती है वो किससे संबंधित है? तो जो व्हाइट कलर का होगा, व्हाइट कलर का क्या होता है? सूती कपड़ा होता है, कपास होता है, तो कपास उद्योग में जो काम करते हैं उनको ये व्हाइट लंग रोग हो जाता है। ठीक है, अगला 143 देखिए, एस्बेस्टस फाइबर के लगातार संपर्क में आने से कौन सा खतरनाक रोग हो सकता है? तो एस्बेस्टस या फिर फाइबर के लगातार संपर्क में रहेंगे तो ये फेफड़े का कैंसर हो सकता है। ठीक है, इसे हम मेसोथेलियोमा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 144 वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? ये भी परत वाला पूछ लिया था आपके उसमें एग्जाम में, ठीक है ना? तो हमने पूरी परतों को पढ़ा दिया था एग्जाम एनालिसिस में, हमारा यही मुख्य उद्देश्य है। अगर एक क्वेश्चन आ गया तो पूरा डिटेल उसका हम आपको पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो सी आयन मंडल में जो है आपको रेडियो संचार पूरा आपको आयन मंडल में देखने को मिलता है। 145 विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश कौन सा है? बताओ। तो भाई कौन सा देश है? तो ये आपका हो जाएगा चाइना, जो सबसे बड़ा देश है, मतलब जनसंख्या में सबसे बड़ा है। अब तो भारत हो गया है, पहले चाइना था, तो चाइना सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन भी करता है। 146 हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF की स्थापना किस सम्मेलन के दौरान हुई थी? तो कानकुन सम्मेलन जो हुआ था COP 16 में, तब इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अल नीनो घटना जो वैश्विक जलवायु को प्रभावित करती है किस महासागर में उत्पन्न होती है? तो ये प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है अल नीनो, ये आपको ध्यान रखना है। अगला 148 कौन सी प्रजातियां पर्यावरण में बदलाव के प्रति इतनी संवेदनशील होती हैं कि वे पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य की प्रारंभिक चेतावनी देती हैं? कौन सी ऐसी प्रजातियां होती हैं? बताइए। तो सही आंसर बी हो जाएगा, संकेतक प्रजातियां होती हैं। इनको हम संकेतक प्रजाति कहते हैं, जो मतलब अगर पर्यावरण में कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो सबसे पहले उसमें परिवर्तन होना चालू हो जाता है, तो इससे हमको पता चल जाता है भाई पर्यावरण में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? संकेतक प्रजाति कहते हैं। 149 भारत में कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किस झील पर स्थित है? तो ये लोकटक झील पर स्थित है। कहां पर? मणिपुर में लोकटक झील पर। संगाई हिरण, डांसिंग डियर यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 150 जल चक्र को मुख्य रूप से कौन सी ऊर्जा संचालित करती है? तो जल चक्र को सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित किया जाता है। कैसे? मान लीजिए ये तालाब है, ये सूरज है,
अब जल चक्र कैसे होगा? सूरज की रोशनी पड़ेगी, तालाब से पानी वाष्पीकृत होगा, ऊपर जाएगा, फिर ऊपर बारिश बादल बनेंगे, बारिश होगी, फिर ये भर जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर बादल बनेंगे, बारिश होगी, फिर भर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम नियंत्रित कौन कर रहा है? सूरज नियंत्रित कर रहा है। जो सूरज की किरणें आ रही हैं, जितनी ज़्यादा आती हैं उतना ज़्यादा पानी ऊपर जाता है और उतना ज़्यादा बारिश होती है ना। तो ये पूरा का पूरा कौन कंट्रोल करता है? सौर ऊर्जा के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये आज का पूरा बढ़िया सा आपके लिए हमने जो है सॉल्यूशन करवा दिया है। बताइए कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। 150 प्रश्न आपके हमने पर्यावरण के करवा दिए हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जिन लोगों का एग्जाम है वो इस वीडियो को पूरा देखकर जाएं और इसको शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास में, और नोट्स जरूर ले लें। नोट्स में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आपके जो आगे एग्जाम आने वाले हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश पीटी का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए हम नोट्स अलग से तैयार कर रहे हैं, बेहतरीन कंटेंट तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आप जितना स्कोर कर लेंगे उसी पर आपकी जो है जॉब डिपेंड करेगी। तो उसके लिए भी कंटेंट तैयार किया जा रहा है। परेशान मत होना, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अच्छा कंटेंट आपको देंगे, ठीक है ना। बाकी अभी आप जेल प्रहरी और मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक की नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपना जो है स्क्रीनशॉट भेज दीजिए पेमेंट का। और अगर पेमेंट के स्कैनर से नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर मैसेज करेंगे, आपको क्यूआर भेज दिया जाएगा, या फोन पे नंबर दे देंगे, उस पर भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिसका भी आगे एग्जाम हो, अपने एग्जाम शिफ्ट के प्रश्नों को जरूर भेज दिया करो मेरे भाई, आपसे निवेदन है, ठीक है, जिससे एग्जाम एनालिसिस में मदद मिल जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मेरे भाई।